नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिवाकर दत्त शर्मा और आप देख रहे हैं डिस्कवर न्यू। तो दोस्तों हम क्या कर रहे थे, हम वर्ष 2016 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व कर रहे थे बीएड का। और उसमें हमने क्या कर दिया था, मैथमेटिक्स का जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, वो हमने पिछला वो पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, उसके बारे में हम देख चुके हैं। आज इस पार्ट में क्या करेंगे, उससे आगे वाला जो पोर्शन हमारा बचता है उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। चलो देखते हैं हम कहाँ तक सॉल्व कर चुके थे। एक मिनट रुकिएगा। मुझे लगता है हमने क्वेश्चन नंबर 90 तक पिछली बार हमने जो है वो सॉल्व कर दिए थे। ठीक है, यहाँ तक हमने सॉल्व कर दिए थे। यदि यदि दोस्तों अगर आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा छोटा फॉन्ट आपको आ रहा है वहाँ पे स्क्रीन में, तो आप क्या कर सकते हैं जी, ये क्योंकि मैंने पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर रही है, तो आप वहाँ से भी पीडीएफ अपने पास खोल के रख सकते हो और वहाँ से क्वेश्चन पढ़ के और साथ साथ मेरे साथ सॉल्व कर सकते हो। और वैसे भी मैं आपके लिए क्या करता हूँ, क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, तो आप थोड़ा इस वे में आपको थोड़ा मैनेज करना होगा। ठीक है, क्योंकि मुझे साथ में लिखना भी होता है ना, तो इस वजह से मैं इसको ज़्यादा बड़ा नहीं रख सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की। 91 क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ़ 5 बॉल्स कॉस्ट 8 RS 8 व्हाट डज 15 बॉल कॉस्ट। इसका ये क्या कह रहा है कि यदि 5 बॉल 8 रुपए के हैं तो आप बताओ 15 बॉल कितने रुपए के होंगे। देखिए सिंपल सी मैथमेटिक्स है, इसमें तो कुछ नहीं करना है आपने। तो जैसे ये बोल रहा है कि 5 बॉल का कितना है, 5 बॉल इज इक्वल टू कितने रुपीज़, 8 रुपीज़। ठीक है, 5 बॉल इक्वल्स टू 8 रुपीज़। अच्छा, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, यहाँ से पहले हम क्या करते हैं, एक बॉल की कॉस्ट निकालते हैं। तो एक बॉल कितना हो जाएगा, 1 बॉल इज इक्वल टू, ठीक है, 1 बॉल जो क्या करना पड़ेगा, ये 5 उधर चला जाएगा, तो 8 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, इस तरह से तो हम निकालते हैं 1 बॉल की कॉस्ट। तो 5 बॉल 8 रुपए के हैं, तो एक बॉल कितने का होगा, जो ये टर्म यहाँ पे होगी ये डिनोमिनेटर में चली जाएगी, मतलब अंश हर में चली जाएगी, वहाँ पर इक्वल टू से उधर जब जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं 8/5। अब ये पूछ कितने का रहा है, ये पूछ रहा है 15 बॉल कितने के होंगे। तो यदि एक बॉल 8/5 रुपए का है तो 15 बॉल कितने के होंगे, हैंस 15 बॉल कितने के होंगे, 15 बॉल इज इक्वल टू 8/5 मल्टीप्लाइड बाय 15। 5 3 15, 8 3 24। तो 15 बॉल कितने रुपए के होंगे आपके, 15 बॉल होंगे 24 RS के। ठीक है, 24 लिखा है मैंने। ठीक है, 24 RS के। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखो ऐसे भी क्वेश्चन आपको आते हैं कई बार जिसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, बिल्कुल जनरल सी मैथमेटिक्स लगानी होती है और वहाँ से सिंपली आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये थोड़े बेसिक चीज़ें ये ऐसी होती हैं जो आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये दोस्तों पार्टनरशिप से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ABC invest RS 1600, 1800 and 2300 रिस्पेक्टिवली, हाउ शुड दे डिवाइड द प्रॉफिट ऑफ RS 1938 रुपए। अब देखिए वो क्या करते हैं, 3 बंदे हैं, कोई एक ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। वो कितना कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, ए 1600 रुपये इन्वेस्ट करता है किसी बिजनेस में, ठीक है, और दूसरा 1800 रुपये इन्वेस्ट करता है, और तीसरा 2300 रुपये इन्वेस्ट करता है किसी बिजनेस में। ठीक है तो अब ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि यदि उन्हें प्रॉफिट हुआ 1938 रुपये का, मान लो उन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है तीनों बंदों ने, और उनको 1938 रुपये का प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि ये 1938 रुपये का प्रॉफिट उन्हें अपने में किस किस तरह से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब 1938 जो टोटल प्रॉफिट हुआ है उनमें से ए को कितना पार्ट मिलेगा इस प्रॉफिट में से, और बी को कितना पार्ट मिलेगा, और सी को कितना पार्ट मिलेगा। क्या पहले देखते हैं कि क्या उनको इक्वल पार्ट मिलेंगे। बिल्कुल इक्वल पार्ट उन्हें कब मिलते हैं, यदि वो यहाँ पे बराबर बराबर पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तब तो ये 1938 वाले क्या हो जाता, बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट भी अलग अलग अमाउंट किया है। अब देखिए ए ने 1600 किया है, बी ने 1800, और सी ने सबसे ज़्यादा 2300 इन्वेस्ट किए हैं। तो जिसने सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किए हैं तो उसको प्रॉफिट में से भी सबसे ज़्यादा मिलना चाहिए। तो अब इस तरह के क्वेश्चन को हमें किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बेसिकली तो ये ABC ने क्या किया है, एक बिजनेस में इन्वेस्ट कितने कितने के रेशो में इन्होंने इन्वेस्ट किया है। अगर मैं रेशो में बात करूँ तो 1600 रेशो 1800 रेशो 2300, इतने के रेशो में जो है वो इन लोगों ने इन्वेस्ट किया है। ठीक है, अब क्या करते हैं, रेशियो का मतलब क्या होता है दोस्तों, यदि मैं पूछूं, रेशियो का मतलब होता है भाग। ए रेशियो बी का मतलब क्या होता है, ए बटा बी, यही तो मतलब होता है। और बटा में क्या हो जाएगा, जब भी किसी चीज़ को आप बटे में लिखते हो, तो जैसे 1600 है, 1600 बटे 1800 लिखता हूँ मैं, तो 0 से 0 कट जाएगी, तो 16 बटे 18 ही आएगा। तो यहाँ पे भी सिमिलर से हो जाएगा, क्योंकि ये रेशियोज में है। तो मैं इसी चीज़ को क्या लिख सकता हूँ, 16 रेशो 18 रेशो 23, 16 रेशो 18 रेशो 23। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, यदि मैं 16 रेशो 23 रेशो 18 को जमा करूं तो कितना मिलेगा मुझे, 16 जमा 18 जमा 23। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 8 3 11, 11 6 17 लगा 7 से 1 3 और 2 5, 57। ठीक है, ये मिला मुझे 57। ठीक है, ये अब ये 57 क्या है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ ये 57 एक्चुअली है क्या, ये 57 है जितना उन्होंने टोटल मनी कैपिटल मनी है, ये कितना उन्होंने इन्वेस्ट किया, टोटल उन्होंने 57 रुपये इन्वेस्ट किए। ठीक है, रुपए 57 के हिसाब से देख रहा हूँ मैं। अब आप बोलोगे कि उन्होंने तो 1600 इन्वेस्ट किए थे, इस 1600 को मैं 16 भी ले सकता हूँ। ठीक है,
एज एन 16 भी इसको ट्रीट कर सकता हूँ, फिर लास्ट में क्या कर दूंगा, ठीक है। क्यों करूंगा मैं, क्योंकि रेशियोज में क्या देखा हमने, रेशियोज में हमने ये देखा कि 1600 बटे 1800 क्या हुआ, 0 से 0 कट गया था, तो 16 बटे 18, ठीक है। रेशियो की फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो उन्होंने कितने कितने के रेशियो में इन्वेस्ट किया, 16 रेशियो 18 रेशियो 23 के इन्वेस्टमेंट, 23 के रेशियो में इन्वेस्ट किया। टोटल कितना इन्वेस्ट, कितना कितना उन्होंने टोटल इन्वेस्ट किया, 57 उन्होंने टोटल इन्वेस्ट किया, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, यहाँ पे आपको निकालना है, अच्छा एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा मैं स्पेस को इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है। अब हुआ क्या, उनको हुआ 1900 कितने का प्रॉफिट हुआ, उनको 1938 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब ये 1938 का जो उन्हें प्रॉफिट हुआ, उनको अब ये डिवाइड करना है आपस में, तो कैसे डिवाइड करेंगे, तो देखो फर्स्ट वाले का शेयर कितना होगा प्रॉफिट में से, वो कितना होगा, ये होगा 16/57, 16/57 गुना 1938, ये किसका शेयर होगा, ये इस फर्स्ट वाले का शेयर होगा। तो जो फर्स्ट वाले का, यदि आपने शेयर कैलकुलेट करना है कि टोटल शेयर कितना था उसका, ठीक है, प्रॉफिट कितना प्रॉफिट में शेयर होगा उसका, तो ये किस तरह से होगा, 16 डिवाइडेड बाय 57 मल्टीप्लाइड बाय 1938, ठीक है। 1938 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि उसको शेयर किस में से निकालना है, 1938 में से निकालना है, लेकिन 1938 में से ए का कितना शेयर होगा, तो ए का कितना शेयर है, इस पहले मैं बात करूं इस 57 में ए का कितना शेयर है, तो 16/57 इतना शेयर है उसका, किसमें, इस कैपिटल मनी ए में। यदि उसका कैपिटल मनी में इतना शेयर है तो प्रॉफिट में से कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है, जितना का शेयर उसका कैपिटल मनी में होगा उतने का ही तो उसको उसमें से तो उसका क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, तो किस तरह से करना है आपको, तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 57, 16 डिवाइड बाय 57 मल्टीप्लाइड बाय 1938। तो यदि अब क्या करता हूँ मैं, थोड़ा सा इसको डिवाइड कर लेता हूँ, यहाँ साइड में मैं देख लेता हूँ कि इसको डिवाइड करके मुझे कितना आता है, तो मैं एक कैलकुलेटर में इसको फटाफट कर देता हूँ आपके लिए सॉल्व, ठीक है। तो 1938 को जब मैं डिवाइड करता हूँ 57 से, तो मुझे क्या मिलता है, 34 मिलता है। आप खुद चेक कर लीजिएगा, तो मुझे क्या मिलता है, 34। तो 34 को जब मैं 34 से गुना कर दूंगा, 34 को जब मैं 16 से गुना करूंगा, तो मुझे कितना मिलेगा, 554 मुझे मिलेगा, ठीक। तो ये मिल गया क्या मुझे 554 मिल गया। तो ए का शेयर तो मुझे पता चल गया कि ए को जो प्रॉफिट उन्हें हो रहा है 1938 का, उसमें से ए का कितना शेयर होगा, 544 रुपए किसका शेयर होगा, ए का। तो अब मैं क्या करता हूँ, बी के शेयर की बात करता हूँ, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अब आप बोलोगे कि आप तो ये ऐसे कर रहे हो कि मैथ कर रहे हो यहाँ पे पार, ये तो लिखा ही नहीं रहे हो कि भाई, मतलब एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में तो करा नहीं रहे हो आप। तो दोस्तों जो मैं बोलता हूँ वो आप क्या कर सकते हो, उसको नोट कर सकते हो। जैसे मैंने बोला कि ए का शेयर 544 रुपये होगा, तो आप लिख सकते हो कॉपी पे, शेयर ऑफ ए इज इक्वल टू 554। तो लैंग्वेज आप खुद बना सकते हो। मेरा बेसिक पर्पज क्या है, आपको समझाना, जस्ट आपको समझाना कि इस तरह के क्वेश्चन किस तरह से आपने डील करने हैं, ठीक है। और इन क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आपको मैं बिल्कुल उसी फॉर्मेट में बताऊंगा। यहाँ तो हमें क्या करना है, फटाफट से सॉल्व करना है ना, यहाँ एग्जाम में थोड़ा ना लिखते रहोगे आपकी ए का शेयर इज इक्वल टू, यहाँ तो आपको तेजी दिखानी होगी, ठीक है। तो ये ए का शेयर आपने निकाला। अब सिमिलरली बी का कितना शेयर होगा, बी का शेयर होगा 18 मल्टीप्लाइड बाय 57, 18 डिवाइड बाय 57 मल्टीप्लाइड बाय 1938। तो 57 को जब मैं इससे भागा तो 34 मिलता है मुझे, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे अभी भी देखा, यहाँ इस वाले सेक्शन में भी देखा हमने। अब जब मैं 34 को जब मैं 34 को 18 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे क्या निकल के आएगा, बी का शेयर कितना निकल के आएगा, 612। तो 1938 में से बी का कितना शेयर आएगा, 612 रुपये। सिमिलरली मैं किसके लिए करूंगा, सी के शेयर के लिए करूंगा। तो सी के लिए शेयर के लिए भी सिमिलर सा प्रोसीजर होगा। तो 23 मल्टीप्लाइड बाय कितना था, 57 इंटू 1938, ठीक है। ये भी कितना निकल के आएगा, ये भी है 34। तो 34 मल्टीप्लाइड बाय 23, ये कितना हुआ, 34 मल्टीप्लाइड बाय 23, ये होगा 782। कितना होगा ये, तो सी का शेयर कितने निकल के आया, 782 रुपये। तो अब देखो दोस्तों, तीनों का शेयर निकल के आ गया, ए का शेयर 544, बी का शेयर 612 और सी का शेयर 782। अब देखते कौन सा आंसर मैच कर रहा है हमारा, 544, 612, 782। तो देखिए ये वाला ऑप्शन जो हमारा मैच कर रहा है। तो इस तरह से हमने ये इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, इस तरह को इनको डील करना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक मिनट, थोड़ा सा मैं रब कर देता हूँ आपकी, ताकि अगले क्वेश्चन को मैं यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करवा पाऊँ आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस 20 एज परसेंटेज ऑफ 80। आपको क्या करना है, 20 को एज एन परसेंटेज ऑफ 80 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। परसेंटेज का देखो, आपको एक फॉर्मूला पता होगा, ये बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला होता है। जब आपके एग्जाम में मार्क्स आते हैं तो उनके परसेंटेज आप कैसे कैलकुलेट करते हो, आप क्या करते हो, ऑब्टेन्ड मार्क डिवाइडेड बाय टोटल मार्क मल्टीप्लाइड बाय 100। और हिंदी में कैसे बोलेंगे, प्राप्त अंक, देखो प्राप्त अंक डिवाइडेड बाय कुल अंक
कुल अंक गुणा 100, यही तो आप निकालते हो। प्राप्त अंक मतलब आपको मान लो आपका पेपर था 100 नंबर का, 100 नंबर का पेपर था और आपको 62 नंबर आए, तो 62 नंबर आए तो कितने नंबर आए, प्राप्त अंक कितने हुए आपके 62, और कुल अंक कितने अंक का पेपर था 100 अंक का, तो कुल अंक कितने थे 100 गुणा मल्टीप्लाइड बाय 100 बने, या फॉर्मूले में बोला तो मल्टीप्लाइड बाय 100, तो कितने परसेंट आपके मार्क्स आए, 100 से 100 कट गया तो 62% मार्क्स आए आपके। ठीक है, एग्जाम में कितने मार्क्स आए आपके, 62% मार्क्स आए। ठीक है, तो इस तरह से हम आपको परसेंटेज के मैंने थोड़ा बेसिक सा नॉलेज दिया। अब आप बात करते हैं इस क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात करते हैं तो आपको क्या करना है, 20 एज परसेंटेज ऑफ 80, 20 को 80 के परसेंट में लिखना है आपको, 20 को 80 की परसेंटेज में लिखना है। मतलब आपके पास ये, इसको किस तरह से समझो कि इस बार प्राप्त अंक है 20 और कुल अंक है 80। ठीक है, क्योंकि क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस 20 एज द परसेंटेज ऑफ 80, 20 को 80 की परसेंटेज में लिखना है। ठीक है, तो इसको किस तरह से लिखेंगे, प्राप्त अंक कितने इस बार 20 बटे कुल अंक कितने हैं 80 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो क्या होगा, 0 से 0 कट गया, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 4 एकम 4, 4 पंजे 20 और 5 पंजे 25, तो 25%। ठीक है, तो इसका मतलब 20 80 का कितना परसेंट है। ठीक है, और क्या किस तरह से प्रश्न पूछ सकता है वो कि 20 80 का कितना प्रतिशत है, 20 80 का कितना प्रतिशत है, तो 25% है 20 80 का। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, बी। ठीक, ये भी आप समझ गए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन जो है ये थोड़ा इन्होंने वर्डिंग में गलत कर दिया है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको कैसे गलत कर दिया है। देयर आर 65 स्टूडेंट इन द क्लास, 30 रुपीज आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम सो दैट ईच बॉय गेट 80 पैसा एंड ईच गर्ल गेट 30 पैसा। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉय इन द क्लास। हमने इससे पिछली क्लास में जो 2015 का क्वेश्चन पेपर किया था उसमें हमने क्या देखा था, उसमें क्या देखा था, देखो दोस्तों कि भाई उसमें थे मंकीज थे और पिजन्स थे, मंकी और पिजन के थे, और आप उनके पैरों के निशान और हाथों के निशान दिए थे वहाँ पे। ठीक है, और उनका कॉम्बिनेशन दिया था, कुछ इस तरह का क्वेश्चन था। उसमें मैंने क्या बोला था मैंने उसमें बोला था कि आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को सीधा ऑप्शन में जाना है और ऑप्शन में आपको ट्राई करना, ऑप्शन से इनको ट्राई करना है। ठीक है, तो सिमिलरली ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी हम क्या करेंगे, ऑप्शन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या रहा है ये कि आपके पास 30 रुपये हैं, 30 रुपये हैं आपके पास, उन 30 रुपये को आपको किस में बांटना है, बॉयज़ और गर्ल्स में। बॉयज़ और गर्ल्स में किस तरह से बांटना है, बॉयज़ को कितने पैसे बॉयज़ को 80 पैसे, एक लड़के को आपको 80 पैसे देने हैं, पैसे की बात कर रहा है वो, और लड़की को आपको 30 पैसे देने हैं, हर एक लड़के को 80 पैसे और हर एक लड़की को 30 पैसे। अब स्टूडेंट वहां 30 है पूरी क्लास में, सॉरी पैसे 30 है। ठीक है, पैसे तो 30 है और स्टूडेंट 65 है। अब उसने ये नहीं बोला कि उन 65 स्टूडेंट में से लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी, उसने सिर्फ इतना बोला कि टोटल स्टूडेंट 65 है। अब आपको बताना है इन 65 में से कितने लड़के होंगे और कितनी लड़कियां होंगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो यह मैं आपको बता देता हूँ, आप क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो इसमें यदि मैं बात करूँ, यदि इन दो ऑप्शन की बात करूं दोस्तों, ठीक है, ये कितने का रेशो दे रहे हैं, बॉयज इज टू गर्ल, अगर मैं इसको मान के चलूं कि ये बॉय है और ये गर्ल है। ठीक है, ये बॉय है, ये रेशो दिया है बॉयज इज टू गर्ल का, तो मतलब एक क्लास में 39 लड़के और 26 लड़कियां हैं। तो अगर आप 39 जमा 26 करोगे तो कितना निकल के आएगा, 65 आएगा निकल के। ठीक है, तो यहाँ से पहली बात तो मुझे ये पता चल गई कि हाँ भाई, जितने स्टूडेंट उसने पूछे थे उतने स्टूडेंट तो फुलफिल कर रहा है ए ऑप्शन। अच्छा, अब मुझे देखना है, क्योंकि मैंने क्या बोला है कि 39 क्या है, बॉयज़ 39 है और गर्ल्स कितनी है वहाँ पे 26। अच्छा, तो एक लड़के को अब बताओ, एक लड़के को कितने पैसे मिलते हैं, वन बॉय को कितने पैसे मिलते हैं, वन बॉय को कितने मिलते हैं 80 पैसा। ठीक है, यदि एक लड़के को 80 पैसा मिलता है तो आप मुझे बताओ 39 बॉयज़ को कितने मिलेंगे, तो 80 मल्टीप्लाइड बाय 39। ठीक है, 80 मल्टीप्लाइड बाय 39, तो ये कितना निकल के आएगा, मैं इसको थोड़ा कैलकुलेट कर दूं, तो 80 मल्टीप्लाइड बाय 39 करके कितना आएगा 3120। तो 3120, तो 3120 क्या है, क्योंकि यहाँ 80 मैंने पैसा लिखा है तो 3120 भी क्या निकल के आएगा, पैसा। अब बोलेंगे आपकी 3120 पैसा ये कितने रुपए हुआ, देखो 100 पैसे का 1 रुपये होता है। ठीक है, तो 100 पैसे का अगर 1 रुपया होता है तो मैं क्या करता हूँ, 3120 को जब मैं 100 से डिवाइड करता हूँ, क्योंकि 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपया, तो इसे भाग कर दिया तो ये कितना निकल के आया 10। यहाँ पे अब 13 तो 10 है ना ये यहाँ पे, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल सी यहाँ पे 10 के बदले यहाँ पे पॉइंट लगा सकता हूँ, तो 31.2 रुपया कितना निकल के आया, 31.2 रुपया। ठीक है, तो 31 रुपया 20 पैसा किसको देते हो आप, मतलब तो वहाँ पे यदि इस तरह से आप, यदि उस क्लास में 39 लड़के हैं, तो यदि 39 लड़के तो उन 39 लड़कों को कितने पैसे होंगे, 39 लड़कों के पास टोटल 3120 पैसा होगा। तो 3120 पैसा कितना होता है, 31 रुपया 2 पैसा इसके बराबर। ठीक है, 31 रुपया 20 पैसा के बराबर। ठीक है, इतने रुपए किसके पास होंगे, उन 39 स्टूडेंट्स के पास, बॉयज़ के पास। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ गर्ल्स की, तो गर्ल्स 26 है, तो एक गर्ल के पास कितने रुपए होंगे,
एक गर्ल के पास है देखो आपके 30 पैसे, तो अब बताओ 26 गर्ल के पास कितने होंगे, तो 30 मल्टीप्लाइड बाई 26, तो 30 मल्टीप्लाइड बाई 26 कितना हुआ, 30 मल्टीप्लाइड बाई देख लेता हूँ, 30 मल्टीप्लाइड बाई 26 कितना हुआ, 780, 780, ठीक है। अब इन दोनों को जमा करो आप, 3120, 3120, 3120 और 780 को जमा करो। मैं यहाँ मैं साथ में 720, मैं अलग से कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर रहा हूँ ना, आप भी देख सकते हैं 3120 करके। एक मिनट, 3120 और 780, ये कितना कितना निकल के आया, ये निकल के आया आपका 3840 निकल के आया ये, ठीक है। एक मिनट में थोड़ा सा कैलकुलेशन को चेक कर लेता हूँ फिर से। 39, 3120 ये ठीक है, और 26 मल्टीप्लाइड बाय, ओके मल्टीप्लाई, आप भी एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। 30, 780, तो 780 जमा 3120, 3120, हाँ 3900, अब ठीक है। तो ये कितना निकल के आया दोनों, ये कितना निकल के आया, 3900 निकल के आया। 3900 का मतलब क्या हुआ, 39 रुपये, ठीक है, 39 रुपये, ठीक है। यदि उस क्लास में 39 लड़के और 26 लड़कियां हैं, और लड़कों को कितने मिलते हैं, एक लड़के को 80 पैसा मिलता है, तो और एक लड़की को 30 पैसा मिलता है, तो इस हिसाब से उस पूरी क्लास के पास टोटल कितने रुपए होंगे, हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 39 रुपए होने चाहिए। पर ये तो बोल रहा है कि 39 रुपए तो आपको डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करने हैं, आपको तो सिर्फ 30 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये ए ऑप्शन आपका सही ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, अभी के लिए, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ बी ऑप्शन की। जब यदि मैं बात करूँ बी ऑप्शन की, तो सिमिलर सा है, देखो दोस्तों, बी ऑप्शन में भी कुछ नहीं करना है। अब बस हो क्या रहा है, मैथमेटिक्स सेम चलेगी पूरी की पूरी। अब आप हो क्या रहा है, यहाँ पे लड़के और लड़कियों के नंबर चेंज हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसको भी थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, एक मिनट। तो अब यहाँ पे कितने हैं, अब अगले में क्या है, 26 बॉयज़ हैं, उल्टा हो गया है, और 39 लड़कियाँ हैं। यदि 26 बॉय है, अब देखो एक बॉय को कितना मिलता है, एक बॉय को 80 पैसे मिलते हैं, तो 26 बॉय को कितने मिलेंगे, तो 26 गुना 80, सीधा सीधा कर लेता हूँ फटाफट, 26 गुना 80 हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 2080, 2080, ठीक है। सिमिलरली गर्ल्स को कितने मिलते हैं, यदि एक गर्ल को मिलते हैं कितने, 30 पैसा मिल रहा है, कितना मिल रहा है, एक मिनट देख लेता हूँ, 30 पैसा, हाँ, तो 39 लड़कियों को कितने मिलेंगे, 39 गुना 30 हो जाएगा 1170, 1170, और इन दोनों को जो जमा कर दूँ तो पूरी क्लास के बाद कितने पैसे होंगे, इन दोनों को जमा करना पड़ेगा, तो 1170 जमा 2080 जब मैं करूँगा तो ये 3250 निकल के आएगा, 3250। 3250 का मतलब क्या हुआ, 32.5 रुपये, 32 रुपये 50 पैसे, ठीक है, 32.5 रुपये। तो यदि एक क्लास में 26 बॉयज़ होंगे और 39 गर्ल्स होंगी, और उन पैसों को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो उसमें कितने निकल के आएंगे टोटल क्लास के पास, 32 रुपये। तो अब देखो, यदि मैं सी और डी की ऑप्शन की बात करूँ, तो यहाँ पे 8 लड़के और 3 लड़कियाँ हैं, तो ये तो टोटल 11 लड़कियाँ हैं ना, तो यहाँ 3 और 2 5 ही लड़कियाँ, पर ये तो ऑप्शन से बाहर सीधा सीधा ही हो गया, सी और डी तो होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि टोटल स्टूडेंट 65 है, और यहाँ तो 11 स्टूडेंट है और यहाँ 5 स्टूडेंट है, ठीक है। तो सी और डी में से कोई ऑप्शन होगा। अब सी और डी में अगर आप देखोगे, तो एक में कितने रुपए आ रहे हैं, 32 रुपये 50 पैसे, दूसरे में कितने निकल के आ रहे हैं, 39 रुपये। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे उससे प्रिंटिंग की मिस्टेक हुई है। क्या मिस्टेक हुई है, यहाँ देखो मैंने लिखा भी है 39, इसका मतलब यहाँ पे 30 रुपये नहीं आना था, यहाँ पे आना था 39 रुपये। यहाँ पे उसने 9 लिखना था, जिसने 9 की जगह उसने 0 लिख लिया, तो यहाँ पे कितना रुपये लिखना था उसने, 9 रुपये, तो 39 रुपये इसका यहाँ पे प्रिंटिंग एरर है, इसको आप करेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो 39 रुपये है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ए उसका सही उत्तर होगा। यदि 30 रुपये है तो इसमें से कोई भी इसका सही उत्तर नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे प्रिंटिंग एरर है। तो ये प्रिंटिंग एरर है, तो बेसिकली ये प्रिंटिंग, तो आपने यहाँ सीखा क्या आपने यहाँ से, कि इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। ये हमारा मेन काम क्या है, सीखना कि क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, और हमारा ऐसा कुछ ऐसा नहीं होगा इस बार की, ऐसा बहुत कम चांसेस है कि इस बार भी आपको ये प्रिंटिंग एरर के साथ ही वो क्वेश्चन दे देंगे, सेम क्वेश्चन जब रिपीट होगा, तो मतलब ये थोड़ा सा एरर था वहाँ पे। अब आप बोलोगे कि पेपर में कैसे पता चलेगा हमें, अगर ये इस तरह का आ गया 30 आ गया और 39 हो गया, तो उसमें देखो दोस्तों आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। यदि ये क्वेश्चन नोटिस में उनके आता है तो इसके बदले आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में क्या है, इनमें से आपको बताना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ ना, ओके, थोड़ा सा ओके। तो 5/6, ये 5/6 कितने के बराबर होते हैं, तो उसमें क्या करना है आपको, उनको भाग कर देना है। भाग कैसे करना है, 0 पॉइंट, देखो यहाँ पे क्योंकि 5 छोटा है तो पॉइंट लग गया, तो 50 हो गया, 5 8 9 5 45, सॉरी 6 से आना, 8 6 के 48, और 2 50 20, 6 3 18, 2 20, 6 3 18, तो इस तरह से 0.88, तो
5/6 किसके बराबर है 0.88 के। तो सिमिलरली क्या करेंगे आप 6/7 को भाग करेंगे, उनको दशमलव के फॉर्म में लिखेंगे, 7/8 को भाग करेंगे उसको दशमलव के फॉर्म में, 8/9 को उसको भी आप दशमलव के फॉर्म में लिखेंगे और उन दशमलव को फिर आप कंपेयर करोगे। जब आप उनको कंपेयर करोगे तो आप पाओगे कि 5/6 उसमें से सबसे छोटा है। तो ये तरीका है, ये मैंने यहाँ पे बता दिया कैसे करना है, उसको बस आपने सिंपली भाग कर देना है इनको, ठीक है। और सिंपली भाग करने के बाद इनको दशमलव की फॉर्म में लिखना है आपको और फिर उस दशमलव में से आपको कंपेयर करना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। अब मैं बात करता हूँ 96 की। 96 क्या बोलता है, ये किस समानुपात से है, ये समानुपात से, ठीक है। तो 3/5 3/5, ठीक है, 9/x, इस तरह का क्वेश्चन है। तो इस तरह क्वेश्चन को किस तरह से बात करते हैं, तो रेशियो का मतलब क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया कि रेशियो का मतलब होता है 3/5 का मतलब क्या है 3/5, यही तो मतलब होता है इसका। और इस वाले समानुपात का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो इसके बदले किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको हम, इस 3/5 के बदले क्या लिखेंगे 3/5, ये किसके बराबर है 9/x के, ठीक है। अब तो ये सिंपल हो गया है, तो इसके बदले आप क्या लिखोगे यहाँ पे इज इक्वल टू लिख लोगे। तो अब तो x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको। अब ये क्या हो जाएगा, ये इधर को मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 45। तो x इज इक्वल टू 45/3। तो अब आप काटोगे तो 3 एकम 3 5 15, तो x किसके इक्वल निकल के आएगा 15 के निकल x इक्वल टू 15 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका x इज इक्वल टू 15 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको इस तरह से सॉल्व करना है, ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, तो ये भी इसका उत्तर भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग सीरीज विच नंबर कम्स एट द ब्लैंक स्पेस। अब ब्लैंक स्पेस में देखना, ब्लैंक स्पेस क्या है 5.2 4.8 4.4 4.0। तो अब आप क्या कर सकते हो, इस संख्या को आप 52 मान सकते हो, इसको आप 48 मान सकते हो, 44 मान, क्योंकि आपको एक सीरीज बनानी है ना, आपको और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो 5.2 ना मानने के बदले आप 4.8 मान 52 ही मान लो, क्यों, क्योंकि आपको एक सीरीज बनानी है, ठीक है। तो आप सीरीज में ऐसा मान सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो ये अगर मैं इसको 52 मानूं और इसको 48 मानूं 44 मानूं, क्यों ऐसा मान रहा हूं, ताकि आपको ईजी रहे, क्योंकि पॉइंट में हम कई बार कंफ्यूज से हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं 52 है, 52 से पहले 48 आ रहा है, 48 से 44, यहाँ 40, तो ये कितने कितने का डिफरेंस है इनके बीच, 4 4 का डिफरेंस है, 40 और 4 44, 44 4 48, 48 4 52। तो 40 से पहले क्या आना चाहिए 36, क्योंकि 36 और 4 40, तब ये 4 4 का गैप मेंटेन होगा, तो इसका डी उत्तर हो जाएगा। अच्छा, तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, ये वाला बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है 98 क्या बोल रहा है, MAD मद्रास इज रिटन इन सर्टेन कोडेड NBESBT, ठीक है। इस तरह से आप मद्रास को लिख सकते हो। तो आपको बताना है बॉम्बे आप किस तरह से लिखोगे। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें यदि आप बोलोगे देखोगे तो M के बाद का N आता है, A के बाद क्या आता है B आता है, और D के बाद क्या आता है E आता है, R के बाद क्या आता है S आता है। तो इस तरह से ये क्या कर रहा है, एक एक वर्ड आगे को जंप कर रहा है, ठीक है, एक एक लेटर आगे को जंप कर रहा है। तो कोड इसने किस तरह से बनाया, एक लेटर आगे जंप करके कोड बनाया, मतलब M के बदले उसने कोड में N लिख लिया, A के बदले B लिख लिया, D के बदले E लिख लिया, ठीक है। तो एक एक का जंप कर रहा है। तो बॉम्बे किस तरह से लिखोगे आप, B के बदले C लिख लोगे C, और O के बदले MNOP, M के बदले N, और B के बदले C, और A के बदले B, और Y के बदले Z। तो ये आपका कोड तैयार हो जाएगा। तो ठीक है, इसको आप यहाँ पे ऑप्शन के साथ मिला लीजिएगा, ये आपका सही उत्तर होगा। इन द फॉलोइंग सीरीज विच विल बी द नेक्स्ट आइटम, ठीक है। इसमें बताना है आपको कि नेक्स्ट कौन सा होगा। तो यदि यहाँ पे नेक्स्ट की बात मैं करूँ तो ये क्वेश्चन भी देखो दोस्तों आपको गलत दिया है। यहाँ पे कैसे गलत दिया है ये मैं बताता हूँ आपको। तो ये क्या बोल रहा है BEGSLO। अब आपको बताना है कि अगला क्या होगा। यदि मैं फर्स्ट लेटर की बात करूं तो इसमें कितने कितने का जंप हो रहा है, फर्स्ट लेटर की बात करूं मैं हर एक में, तो बी के बाद कितने का जंप हो रहा है, 4 लेटर का जंप हो रहा है। बी के बाद 4 लेटर का जंप हो रहा है, तब जी आ रहा है। मतलब बी के बाद क्या आता है CDEF, ये कितने लेटर है 4, उसके बाद आता है जी के बाद 4 लेटर का जंप होगा HIJK के बाद क्या आता है L, ठीक है। तो सिमिलरली जो नेक्स्ट लेटर होगा उसमें भी कितने का जंप होगा 4 का, तो LMNOP, यहाँ पे क्या आना चाहिए, पहला लेटर Q आना चाहिए यहाँ पे पहला लेटर, ठीक है। पहला लेटर तक तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। यदि मैं दूसरे लेटर को जस्टिफाई करने की बात करूँ, ठीक है, तो इसमें दूसरे लेटर में हमारे को दिक्कत आती है, ठीक है। तो ठीक है, दूसरे लेटर में हमारे को यहाँ पे दिक्कत आती है। दूसरे लेटर में हमारे को क्या दिक्कत आती है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, 1 मिनट रुकना आप, मैं इसको थोड़ा देख लेता हूँ पहले। हाँ, तो दूसरे लेटर में हमारे को क्या दिक्कत आती है, तो दूसरा लेटर जो यहाँ पे लिखा गया है ये किस रिलेशन के हिसाब से लिखा गया होगा। आप देखो बी के बाद क्या आता है, यहाँ पे इसके बाद ये कैसे लिखा होगा, यहाँ पे कितने लेटर का जंप लिया ना, 2 लेटर का। क्यों, बी के बाद क्या आता है CD, उसके बाद क्या आता है E, ठीक है। यदि यहाँ पे मैं बात करूँ कि L के बाद क्या आता है MN के बाद क्या आता है O,
ठीक है। तो यहाँ पे भी कितने लेटर का जंप लिया है, 2 का। पर यहाँ देखेंगे ना, यदि आप यहाँ पे इन्होंने 2 लेटर का जंप नहीं लिया, जी कहाँ है, जी के बाद क्या आना चाहिए था एक्चुअली, यहाँ पे GHI, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था जे आना चाहिए था यहाँ पे, तब यहाँ पे भी कितने का जंप होता, 2 लेटर का जंप होता, ठीक है। और यहाँ पे भी QSMNOPQRS, यहाँ पे RS के बाद यदि 2 लेटर का जंप होता तो यहाँ पे आना चाहिए था T। तो ये सही उत्तर तो देता है इसको, QT ये सही उत्तर देता है। पर QT तब सही उत्तर होगा ना जब यहाँ पे आपका, यहाँ पे भी 2 लेटर का जंप होगा। तो यहाँ पे भी क्या है, ये भी एक एरर है, यहाँ पे इनका S नहीं आना था, यहाँ पे J आना था, ठीक है। ये भी एक एरर है। अब आप बोलोगे कि इस तरह के एरर अगर पेपर में आ गए तो उसमें तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी हमें। तो देखो दोस्तों, उसमें क्या करना है आपको, अगर इस तरह के आपको दिखता है कोई क्वेश्चन लॉजिक नहीं लग रहा है, तो अगर आपका पहला अल्फाबेट में लॉजिक लग गया ना, कि जैसे 4 का बन रहा है, तो इतना लॉजिक भी सफिशिएंट है। यदि आपको लग रहा है कि दूसरे लॉजिक में कहीं बीच में दिक्कत आ रही है, तो इतने लॉजिक भी सफिशिएंट है। तो इसके साथ आप मोर मतलब एक एक्यूरेट के साथ जा सकते हो। जैसे कि मैंने कहा, यदि ये गलत है और नोटिस आप करवा देते हो, ठीक है, आंसर की में उनको बोलते हो कि भाई ये क्वेश्चन आपके गलत है, तो उसमें भी आपको फिर एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे, आपको यहाँ बताना पड़ेगा। ठीक, अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 100 की। तो 100 क्वेश्चन क्या बोलता है, XINHUA इज रिलेटेड टू चाइना इन द सेम वे एजेंसी टास इज रिलेटेड टू। देखो, जो XINHUA है, ये न्यूज एजेंसी है, चाइना की न्यूज एजेंसी है ये। अगर ये चाइना की न्यूज़ एजेंसी है तो टास किसकी न्यूज़ एजेंसी है, ये पूछना चाहता है। तो टास किसकी न्यूज़ एजेंसी है, रशिया की न्यूज़ एजेंसी टास है। तो ये रिलेशन वाला थोड़ा सा क्वेश्चन था, ठीक है। ओके, एक मिनट रुकिएगा। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट जो है इसमें कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 101 की ओर बढ़ते हैं। तो 101 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, मतलब उनकी विशेषताओं के आधार पर इन चारों में से कौन सा डिफरेंट है, आपको डिफरेंट को पॉइंट आउट करना है। तो यहाँ पे क्या दिया है, 4 ऑप्शन दिए हैं, फिश, फ्रॉग, क्रैब और टॉर्टोइस, ठीक है। अब देखिए, अब आपको किस, जो आपको यहाँ पे डिफरेंट सा लगता है ना उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस, उसको आपने अलग करना है। तो यहाँ पे मैं यदि हैबिटेट के हिसाब से कैटेगराइज यहाँ पे करूँ, हैबिटेट क्या होता है कि वो कोई पर्टिकुलर स्पीशीज़ कहाँ रहती है, क्या वो ज़मीन पे रहती है, क्या वो पानी में रहती है, या ज़मीन और पानी दोनों में रहती है, कहाँ रहती है वो। यदि इसके बारे में मैं थोड़ा सा सोचूं तो फिश कहाँ रहती है, पानी में रहती है, ठीक है। और फ्रॉग कहाँ रहता है, पानी में भी रहता है और ज़मीन पे भी रहता है। क्रैब कहाँ रहता है, पानी में भी रहता है और ज़मीन पे भी रहता है वो, ठीक है। पर ये टॉर्टोइस जो है, ये कहाँ रहता है, टॉर्टोइस ज़मीन पे रहता है। अब आप बोलोगे कि टॉर्टोइस है क्या, ये बेसिकली ये कछुआ है। अब आप बोलोगे कछुआ तो ज़मीन पे नहीं रहता है, तो पानी में भी रहता है। तो देखिए, 2 तरह के कछुए होते हैं, एक होता है टर्टल, एक होता है टॉर्टोइस। तो जो टर्टल होता है, टर्टल पानी में भी रहता है और ज़मीन पर भी रहता है टर्टल। पर जो टॉर्टोइस होता है, ये कहाँ रहता है, ये सिर्फ ज़मीन पे रहता है, ठीक है। तो हैबिटेट के हिसाब से, यदि मैं हैबिटेट के हिसाब से कैटेगराइज करूँ, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अब यदि मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से सोचूं, ठीक है, और यदि मैं बात करूं वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट के हिसाब से, वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, बेसिकली जिनका स्केलेटन होता है, जिन स्पीशीज़ का स्केलेटन होता है या जिनकी हड्डियां होती हैं, उनको हम बोलते हैं वर्टिब्रेट्स। जिनकी नहीं होती उनको बोलते हैं हम इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो यदि इस बेसिस के अकॉर्डिंग देखो मैं, तो यहाँ पे जो फिश है, फिश भी क्या है, वर्टिब्रेट, क्योंकि इनकी हड्डियां होती हैं। फ्रॉग भी क्या है, वर्टिब्रेट। टॉर्टोइस भी क्या है, वर्टिब्रेट। पर ये क्रैब क्या है, ये वर्टिब्रेट नहीं है। तो इस हिसाब से सही उत्तर हो जाएगा मेरा क्रैब, ठीक है। इस हिसाब से क्या हो जाएगा, सही उत्तर क्रैब हो जाएगा। अच्छा, तो अब आप बोलोगे कि तो सही उत्तर एक्चुअली है क्या, यहाँ पे सी है कि डी है। तो देखिए दोस्तों, सी भी सही उत्तर है और डी भी सही उत्तर है। अब क्या होता है, अब ये डिपेंड करेगा एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू पे कि वो किस तरह से उसके माइंडसेट पे थोड़ा सा डिपेंड करेगा कि उसने किस माइंडसेट से इस क्वेश्चन को फ्रेम किया है। अब आप बोलोगे कि उसके माइंडसेट तो हमारे को 1 नंबर यहाँ पे कॉस्ट कर जाएगा। मान लीजिए कि हैबिटेट के हिसाब से उसने सोचा होगा, और हैबिटेट के हिसाब से तो मैंने जैसे कि बताया कि यहाँ पे डी उत्तर है। तो पर आप वहाँ पे आपने क्या किया, आपने वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट के हिसाब से सी पे टिक करके आ गए। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में दोस्तों क्या किया जा सकता है, देखिए, क्योंकि सी एंड डी दोनों ऑप्शन करेक्ट है, आप क्या कर सकते हो, उनके आंसर्स को चैलेंज कर सकते हो, आंसर की को चैलेंज कर सकते हो। पर एक जो डीमेरिट है एचपीयू सिस्टम की, वो क्या है कि जितने भी आपके एग्जाम होंगे ना एचपीयू के, उसकी ये क्या करते हैं, जो आंसर की है ना, आंसर की को रिलीज नहीं करते हैं, आंसर की को रिलीज नहीं करते हैं ये। अगर तो क्या करते हैं, ये सीधा रिजल्ट निकाल देते हैं। अच्छा, यदि सीधा रिजल्ट निकाल देंगे, क्योंकि आंसर की को रिलीज नहीं कर रहे हैं ये लोग, तो क्या होगा, जिससे कि आपको जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन पेपर में गलत आता है, आप उसको करेक्ट करना चाहते हैं, तो उसको करेक्ट करने की कोई आपको कोई टाइम नहीं दिया जाएगा आंसर की, क्योंकि रिलीज ही नहीं होगा, सीधा रिजल्ट आएगा आपका। तो ये तो क्या होगा,
इसमें क्या हो जाएगा, आप पता ही नहीं कर पाओगे कि क्या कौन सा उत्तर वहाँ पे एक्चुअली सही था। तो इसका क्या सोल्यूशन है, देखिए दोस्तों, इसका सीधा सा सोल्यूशन है, आपको अवेयर होना पड़ेगा अपने राइट्स के लिए। क्या कर सकते हो आप, आरटीआई फाइल कर सकते हो। आरटीआई से आप क्या निकाल सकते हो, वहाँ से आप आंसर की मंगवा सकते हो, उनको देनी होगी आपको आंसर की, और उस आंसर की में मैच करके देखिए कि क्या ये आंसर सही है कि गलत है, यदि आपको डाउट है, क्योंकि इसमें डाउटफुल क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे। तो मैं क्या रिकमेंड करूंगा, आप मंगवाइए उनसे, आरटीआई में देखिए, चेक करिए कि कितने गलत है। आप पाएंगे कि आंसर की, उनकी ऑफिशियल आंसर की में भी बहुत से आंसर उन्होंने गलत दिए होते हैं, ठीक है। तो जो कि बहुत गलत बात, देखो बहुत इररिस्पॉन्सिबल नेचर शो करता है ये एचपीयू का, क्योंकि 1100 पे 1100 ले रहे हैं दोस्तों हमारे से ये फॉर्म भरवाने का, ठीक है। 1100 रुपये कम नहीं होते हैं, और उसके बाद ऐसी इरेगुलर, मतलब ऐसे इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो कर रहे हैं। कैसे, क्यों मैं इरिस्पॉन्सिबल बोल रहा हूँ, क्योंकि आप 2021 के क्वेश्चन पेपर में देखेंगे, 2019 का एक प्रश्न था, उसको डायरेक्ट उठाया गया, और डायरेक्ट भी कैसा उठाया गया, वहाँ पे 2019 में ऑप्शन गलत प्रिंट हो गए थे, तो 2021 में भी वो ऑप्शन गलत ही प्रिंट रहे। इसका मतलब क्या है, उनको कोई लेना देना नहीं दोस्तों हमसे, ठीक है। उनको कोई लेना देना नहीं है कि क्या कर रहे हैं, उनको बस इस बिहेवियर से क्या देखने के सामने का आता है कि उनको बस पैसा कमाना है, जो 1100 लेने हैं, ठीक है। यदि वो थोड़े भी सीरियस होते तो क्या करते, क्वेश्चन को ढंग से एनालाइज करते कि यार हम कॉपी पेस्ट तो कर रहे हैं, थोड़ा जो आपका जो ऑप्शन है इसको तो थोड़ा करेक्ट करके डाले वहाँ पे। ये एक क्वेश्चन की बात नहीं है, आपको ऐसे हजारों क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत से क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे। क्योंकि मैंने खुद नोटिस किया है, इसीलिए इसी वजह से मैं इन वीडियोस को बना रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, ताकि करेक्ट इन्फॉर्मेशन आप तक जाए, आप थोड़े अवेयर हों, आप देखें कि क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं, तो आगे क्या बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 102 की बात करते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं, एज जाज इज रिलेटेड विद म्यूजिक इन द सेम वे बचाटा इज रिलेटेड विद, तो जाज किसकी फॉर्म है, म्यूजिक की एक फॉर्म है दोस्तों जाज, ठीक है। तो उसी तरह से बचाटा किसकी फॉर्म है, बचाटा फॉर्म किसकी है, डांस की एक फॉर्म, डांस फॉर्म है एक बचाटा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन की 103, एन इंजन मूव्स विद फ्रॉम a स्टेशन 5 किलोमीटर इन द ईस्ट एंड 5 किलोमीटर टू द वेस्ट, हाउ फार इंजन मूव फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। ये डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन जब भी आपको आएंगे, आपको ऐसे प्लस आपको वहाँ पे बनाना है, यहाँ पे लिखना है ईस्ट, यहाँ पे वेस्ट, यहाँ पे नॉर्थ, और यहाँ पे साउथ। और क्या करना क्या है, जो क्वेश्चन में बोला है चुपचाप वही करना है। क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक स्टेशन से एक इंजन चलता है, ये स्टेशन आपको ये सेंटर मानना है, ठीक है। यहाँ से इंजन चलता है, कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। तो लो जी, चलाओ कहाँ, ईस्ट की डायरेक्शन में इसको 5 किलोमीटर चलाओ। तो आपने इस लाइन पे इसको 5 किलोमीटर चलाया एक्स एक्सिस पे, और यहाँ पे पहुँच गए कहीं आप, तो ये क्या हुआ 5 किलोमीटर, ये ईस्ट की ओर। अब जब यहाँ पे पहुँचता है ये इस ए पॉइंट पे, तो क्या बोलता है, उसके बाद ये वेस्ट की ओर चलता है 5 किलोमीटर। वेस्ट कहाँ है, इस साइड वेस्ट है, ठीक है। तो मतलब इधर की ओर चला, ये कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर चला वेस्ट की ओर। तो कहाँ पहुंचा बेसिकली, जहाँ से उसने शुरू की थी जर्नी वहीं पहुंच गया वो, इसी लाइन पे पहले 5 किलोमीटर आगे गया, फिर इसी लाइन पे 5 किलोमीटर पीछे आया, तो कहाँ पहुंचा, यहाँ पे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ फार इज फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, तो कितना किलोमीटर फार है, कहीं नहीं है, वो रेलवे स्टेशन पर ही है। इसका मतलब कितना, 0, मतलब 0 का मतलब क्या हुआ कि वो रेलवे स्टेशन पर ही है, ठीक है। तो ये इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा रब कर देता हूँ यहाँ पे मैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, a bridge of 12 feet high and a loaded truck loaded of a height of 12 feet 2 inches has to cross the bridge immediately, then it will। अब देखिए ये थोड़ा कॉमन सेंस रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्या बोल रहा है कि एक ऐसी ब्रिज है एक, अगर ब्रिज है तो मतलब ग्राउंड के ऊपर या किसी नदी के ऊपर ही होगा। नदी के ऊपर नहीं होगा तो कहाँ होगा, नदी के ऊपर ही होगा ना वो, ठीक है, नदी के ऊपर होगा वो ब्रिज। ऑब्वियसली बात है, जनरली अगर देखा जाए तो ब्रिज कहाँ होगा। अब बोलोगे आप तो फ्लाई ओवर वगैरह भी तो होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उनको हम ब्रिज नहीं बोलते, उनको हम फ्लाई ओवर ही बोलते हैं। तो जनरल वे में तो ब्रिज कहाँ होगा, ऑब्वियसली बात है कि रिवर के ऊपर ही होगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि एक लोडेड ट्रक है जिसको पार करना है, जो कि 12 फीट 2 इंचेस बड़ा, जिसकी हाइट है 12 फीट 2 इंचेस। तो ये ब्रिज ग्राउंड से है 12 फीट हाइट पे, और एक ट्रक को पार करना है जिसकी हाइट है 12 फीट 2 इंचेस। तो उसको किस तरह से इस ब्रिज को पार करेगा वो, अनलोड सम ऑफ द लोड, डिफ्लेट टायर का मतलब टायर से हवा निकालेगा वो, अनलोड सम ऑफ द लोड, कुछ लोड को अनलोड करेगा, उसके बाद वो क्रॉस करेगा क्योंकि उसकी हाइट ज़्यादा है, ठीक है, 12 फीट 2 इंचेस है। या फिर यूज अनदर लेंदी रूट, ठीक है। तो इनके बारे में एक एक करके सोचते हैं। डिफ्लेट टायर मतलब टायर से हवा निकालेगा तो ट्रक चलेगा ही नहीं, ये तो सीधा ऑप्शन कट हो गया। यदि मैं बात करूँ क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, इमीडिएटली ब्रिज है, इमीडिएटली मतलब उसको क्रॉस करना है, तो इमीडिएटली, अगर उसको इमीडिएटली क्रॉस करना है तो यूज अनदर लेंदी रूट, इसको यूज नहीं करेगा क्योंकि लेंदी रूट अगर करेगा तो इमीडिएटली कैसे क्रॉस कर पाएगा, तो डी ऑप्शन भी हो गया कट। ऑप्शन ए की बात करूँ, अनलोड सम ऑफ द लोड, ठीक है। अब 2 ऑप्शन बचते हैं आपके पास, या तो आप अनलोड कर दो कुछ लोड को, या फिर विदाउट कंसीडरिंग द हाइट ऑफ द ब्रिज विल क्रॉस द रोड। अब देखो अनलोड द लोड,
यदि हम देखें अनलोड क्यों करना है, अनलोड कब करना पड़ेगा, यदि उसको उस ब्रिज के नीचे से गुजरना है तब उसको अनलोड करना पड़ेगा। देखो दोस्तों, उसको नीचे से थोड़ा ना गुजरना है, नीचे से तो रिवर बह रही है ना, रिवर के ऊपर ब्रिज बना होगा। जनरल कॉमन अंडरस्टैंडिंग देखे तो रिवर के ऊपर थोड़ा ना चलेगा ट्रक, तो चलेगा तो ब्रिज के ऊपर ही। यदि ब्रिज के ऊपर चलेगा तो ब्रिज के ऊपर तो कोई बैरियर नहीं है, ब्रिज के ऊपर तो आसमान है, तो उसके ऊपर तो जा सकता है, चाहे 12 फीट 2 इंचज़ का है, चाहे 100 फीट का है, चाहे 1000 फीट का है, तो उसमें कोई मैटर नहीं करता। इसका मतलब क्या है, इसका सही उत्तर क्या होगा, सी, विदाउट कंसिडरिंग द हाइट ऑफ द ब्रिज विल क्रॉस द स्पीड। तो इस तरह से आपको कई बार थोड़ा जनरल कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ सकते हैं, तो कॉमन सेंस को भी थोड़ा सा आपको जिंदा रखने की जरूरत है वहाँ पे, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या कह रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपको दिखें, क्वेश्चन नंबर 105 की तरह, ये यहाँ पे क्या बन रहा है, रो एंड कॉलम बन रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को क्या करना है, आपको ऑपरेशन लगाने हैं रो में और कॉलम में, ठीक है। रो एंड कॉलम में कैसे ऑपरेशन लगाओगे, अब देखो जैसे मैं लगाता हूँ यहाँ पे, ये मैं क्या करता हूँ, रो में ऑपरेशन लगाता हूँ, इन सबको ऐड कर लेता हूँ, तो 15 15 30 30 30 60, ये हो गया 60। अगला करता हूँ 25 और 15 हो गए 40, 40 30 हो गए 70, ठीक है। अगला करता हूँ 40 10 हो गए 50, तो यहाँ क्या आना चाहिए 60 70, यहाँ आना चाहिए 80, 80 के लिए यहाँ पे क्या लिखना होगा 30, ठीक है। अच्छा, यदि कोई अब मुझे पूछेगा कि क्या पता मैं वहाँ पे रो में ऑपरेशन ना लगाऊं, मैं तो कॉलम में लगाऊं, तो लगा लीजिए कॉलम में भी। कॉलम क्या बोलते हैं 30 30 60, 60 और 10 70, ठीक है। और 15 15 30 30 40 70, यहाँ भी 70 आया, तो यहाँ भी 70 आ रहा है, यहाँ भी 70 आया, यहाँ भी 70 आना चाहिए। 70 आने के लिए क्या होगा, 25 और 15 कितने हुए 40, 70 आने के लिए भी कितना ऐड करना पड़ेगा 30। तो पहले भी क्या देखा यहाँ पे, दिमाग को पहले भी 30 लिखना पड़ा जब हमने रो में ऑपरेशन लगाया, और जब हमने कॉलम में ऑपरेशन लगाया तब भी हमें यहाँ पे 30 लिखना पड़ा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 30, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 30 इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विजय अर्न्स मोर देन अजय, अजय अर्न मोर देन संजय, हु अर्न्स द मोस्ट। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा क्या होगा, ग्रेटर देन और लेस देन वाले क्वेश्चन आपने बचपन में बहुत पढ़े होंगे, ठीक है। आप ये ग्रेटर देन का साइन होता है, ये लेस देन का क्या मतलब हुआ, ए बी से बड़ा है, इसको कैसे लिखेंगे, ए इज ग्रेटर देन बी, या ए संख्या बी से बड़ी है, मतलब 50 बड़ा है 25 से, इसको कैसे लिखोगे कि 50 इज ग्रेटर देन 25, ठीक है। तो इसी तरह से, और 10 छोटा है किससे 20 से, तो 10 इज लेस देन 20। जिसकी ओर मुंह होगा ना वो बड़ा होगा हमेशा, जिसकी ओर मुंह होगा, जैसे यहाँ की ओर मुंह खुला है ना तो इस ओर बी है, जहाँ मुंह बंद होगा इसका वो छोटा है, यहाँ से इस तरह समझ सकते हो। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विजय अर्न्स मोर देन अजय, तो वी से विजय, ए से अजय, तो विजय अर्न्स मोर देन अजय, तो वी इज ग्रेटर देन ए। और फिर क्या बोल रहा है कि अजय अर्न्स मोर देन संजय, अजय अर्न्स मोर देन संजय। ये दो स्टेटमेंट है आपको दी हुई, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये सेकंड स्टेटमेंट है। फिर क्या बोल रहा है, हु अर्न्स द मोस्ट। अब क्या करो, इन दोनों स्टेटमेंट को मर्ज कर दो, मर्ज मतलब आपस में कंबाइन कर दो और एक ही स्टेटमेंट बनाओ। तो देखो विजय अर्न्स मोर देन अजय एंड अजय अर्न्स मोर देन संजय, तो यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, एक ही स्टेटमेंट बना दी सबकी। तो यहाँ पे आपको क्या बनाना, हु अर्न्स द मोस्ट, सबसे ज्यादा कौन कमाएगा, तो सबसे ज्यादा ऑब्वियस सी बात है विजय कमाएगा, ठीक है। तो ये विजय इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी देखो सेम इसी का पार्ट है, इसी तरह का क्वेश्चन है अगला भी। ये क्या कह रहा है कि रंजना तारा, एक मिनट, रंजना तारा प्रभा शोभा आर सिस्टर्स, रंजना इज एल्डर देन तारा बट यंगर टू प्रभा, शोभा इज यंगर टू रंजना बट एल्डर टू तारा, हु इज द यंगर मोस्ट, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन है। तो इस तरह क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, बस कुछ नहीं करना है, जो जो स्टेटमेंट दिया है वो लिखते रहो और बस कहानी खत्म। तो देखो क्या बोल रहा है कि रंजना इज एल्डर देन तारा, मतलब रंजना बड़ी है किससे, तारा से, बट यंगर टू प्रभा, बट रंजना बड़ी है तारा से पर वो छोटी है किससे, प्रभा, कौन, रंजना। तो मतलब रंजना इज ग्रेटर देन तारा, एल्डर देन तारा, तो रंजना इज एल्डर देन तारा मतलब रंजना इज ग्रेटर देन तारा, बट यंगर देन प्रभा, तो मतलब प्रभा से छोटी है, मतलब प्रभा क्या है, बड़ी है किससे, रंजना से, ठीक है। तो ये शोभा इज यंगर टू रंजना, तो शोभा इज यंगर टू रंजना मतलब शोभा छोटी है रंजना से, तो रंजना इज ग्रेटर देन शोभा, इस तरह से आएगा। बट एल्डर टू तारा, शोभा इज यंगर टू रंजना बट एल्डर टू तारा, तो मतलब पर तारा से वो बड़ी है, रंजना से छोटी है पर तारा से बड़ी है। अब देखो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट हो गई। अब इन 4 स्टेटमेंट को क्या करना होता है, मर्ज करना होता है, एक ही स्टेटमेंट बनाओ। चलो बनाओ, कैसे बनाओगे, तो देखो पहली स्टेटमेंट देता हूँ, रंजना इज ग्रेटर देन तारा, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट क्या बोलती है, प्रभा इज ग्रेटर देन रंजना, प्रभा बड़ी है रंजना से, तो यहाँ रंजना है तो रंजना से बड़ी कौन होगी, प्रभा, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं प्रभा। फिर क्या बोलता है कि रंजना बड़ी है किससे, शोभा से, तो जो ये रंजना है ये शोभा से बड़ी है, मतलब जो शोभा है वो रंजना से पीछे आएगी कहीं, ठीक है, पीछे आएगी, ठीक है। अब कितनी पीछे आएगी, क्या वो तारा से भी पीछे आएगी, चलो देख लेते हैं अगली स्टेटमेंट, पर वो तारा से बड़ी है पर तारा से पीछे नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि वो तारा से बड़ी है। तो कहाँ आएगी वो, रंजना के बाद आएगी लेकिन तारा से, सॉरी रंजना से बाद आएगी पर तारा से पहले आएगी। तो कहाँ कैसे लिखेंगे हम, P इज ग्रेटर देन R विच इज ग्रेटर देन S विच इज ग्रेटर देन T, तो ये कंप्लीट स्टेटमेंट मर्ज करके हो गई। अब पूछ क्या रहा है, हु इज द यंगर मोस्ट, सबसे छोटी कौन है, तारा सबसे छोटी है,
ये सबसे छोटी है, ठीक है। तो तारा इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए आपके जो आंसर की है इसमें गलत दिया है, इसीलिए मैं क्या कह रहा हूँ कि बुक आपको गलत गाइड करेगी आपको, ठीक है। आप तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन को करेक्ट करना है दोस्तों, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्यों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ डीजल इंजन गोइंग फ्रॉम कहाँ से, नॉर्थ टू साउथ, टू विच डायरेक्शन द स्मोक विल गो। अब देखो ये भी थोड़ा कॉमन सेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। ये भी थोड़ा डायरेक्शन से रिलेटेड है, तो जब भी डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है तो ऐसे प्लस ड्रॉ करो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे बना दो। अब क्या कर रहा है, इंजन मूव कर रहा है कहाँ से, नॉर्थ से साउथ की ओर, ऐसे जा रहा है नॉर्थ से साउथ की ओर, ठीक है। अब जब आप इंजन की बात करते हो डीजल, अब आप जब भी आप इंजन की बात करते हो ना और स्मोक की बात करते हो तो क्या आपके ध्यान में आता है, रेलगाड़ी ध्यान में आती है हमारे, ठीक है। जो हम आपने ड्राइंग भी बनाई होगी ऐसी रेलगाड़ी जिससे धुआं निकल रहा है। तो जब एक रेलगाड़ी आगे की ओर जा रही होती है, जो कि आगे की ओर जा रही होती है, तो धुआं कहाँ की ओर जाता है, पीछे की ओर। देखो जब ये ट्रेन नॉर्थ से साउथ जाएगी तो धुआं कहाँ जाएगा, पीछे नॉर्थ की ओर। तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए, नॉर्थ। अब देखो क्या यहाँ नॉर्थ आंसर है, नहीं, यहाँ और नॉर्थ आंसर नहीं है। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन ही गलत है। हो सकता है ये क्वेश्चन भी गलत हो, या फिर हम सोच गलत तरीके से रहे हो। तो हम थोड़ा क्या करते हैं, सोचने के तरीके को बदलते हैं। क्या, जिस इंजन की मैंने बात की थी जिससे धुआं निकल रहा था दोस्तों, वो कौन सा इंजन होता था, ट्रेन का। ट्रेन की बात की थी ना मैंने, वो ट्रेन होती थी कोयले वाली ट्रेन। तो कोयले वाली ट्रेन से क्या निकलता था, धुआं। पर तो इंजन कौन सा, जो जो ऐसे कोयले वाले इंजन होते थे उनसे धुआं निकलता था। पर अब क्या आ गए हैं, डीजल इंजन। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं दूसरे तरीके से सोच रहा हूँ दोस्तों, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। डीजल वाले इंजन क्या करते हैं, नो डाउट उनसे धुआं निकलता है पर वो दिखाई नहीं देता। अब आप बोल रहे हो कि ऐसा क्या कह रहे हो आप, दिखाई जनरली दिखाई नहीं देता दोस्तों, जनरली दिखाई नहीं देता है। कैसे, आपने गाड़ी देखी होगी डीजल कार्स आजकल बहुत मार्केट में चलती है, क्या आपको उनसे धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता हमें उनसे धुआं निकलता हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि धुआं छोड़ती नहीं है, वो छोड़ती है धुआं, वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उनसे, पर दिखाई नहीं देती। बस मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मैंने बताया कि दूसरे तरीके से सोच रहा हूँ, इस आंसर को सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं थोड़ी सी, ठीक है। इस तरीके से सोच रहा हूँ मैं। अच्छा, अगर धुआं नहीं निकलता है इसका मतलब क्या हुआ, तो जो डीजल इंजन है एज कम्पेयर टू स्मोक इंजन, उससे धुआं नहीं निकलेगा, तो मतलब नो स्मोक इसका सही उत्तर होगा। तो यदि यहाँ पे नॉर्थ दिया होता ना, इन ऑप्शन में यहाँ पे नॉर्थ दिया होता तो मैं नॉर्थ के साथ जाता। क्योंकि नॉर्थ यहाँ दिया नहीं है तो इसका मतलब थोड़ा मेरे को डिफरेंट तरीके से सोचना होगा। ये जब मैंने डिफरेंट तरीके से सोचा तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है, डी भी इसका सही उत्तर हो सकता है, नो स्मोक। तो इस तरह से भी आपको कई बार थोड़ा डिफरेंट तरीके से सोचना पड़ सकता है। तो इस क्वेश्चन में मैं दावा नहीं करता हूँ कि मेरा सही है, मैं बस आपको एक वे दे रहा हूँ कि आप इस तरह से भी इसको सोच सकते हो थोड़ा सा, ठीक है। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की 109। डफली इंस्ट्रूमेंट इज प्लेड मोर देन तबला, नाल इज प्लेड लेस इन कंपेरिजन टू ढोलक, ढोलक इज प्लेड लेस देन तबला, विच इंस्ट्रूमेंट इज प्लेड मोर। ये देखो सिमिलर सा क्वेश्चन, देखो जैसे पहले भी किया। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आप पॉज कीजिए इस वीडियो को और इस क्वेश्चन को खुद करिए, ठीक है। तो करिए, पॉज करिए इस वीडियो को। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। नहीं किया है तो देखिए दोस्तों, आपकी गलती है, आपको करना चाहिए। जब जो मैं इंस्ट्रक्शन देता हूँ आपको फॉलो करते रहना चाहिए उनको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डफली और ढोलक दो चीज़ें हैं, तो इसलिए डी डी अल्फाबेट का यूज़ नहीं कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। तो डफली के लिए मैं डी ए यूज़ कर रहा हूँ और ढोलक के लिए मैं डी यूज़ करूँगा। तो डफली इस इंस्ट्रूमेंट इज प्लेड मोर देन तबला, मतलब डी ए इज मोर देन तबला। नाल इज प्लेड लेस देन एज कम्पेयर टू ढोलक, मतलब ढोलक इज प्लेड मोर देन नाल। यही तो मतलब हुआ, अगर नाल कम प्लेड की जाती है ढोलक के, इसका मतलब क्या है, ढोलक ज़्यादा प्ले की जाती है नाल के। इसी स्टेटमेंट को मैं दो तरह से भी तो बोल सकता हूँ, ठीक है। तो ये बोलने का तरीका है बस मेरा, ठीक है। ढोलक इज प्लेड लेस देन तबला, तो मतलब तबला इज प्लेड मोर देन ढोलक, इसका मतलब तो यही हुआ। तो यहाँ पे 1 2 3, तो इस तरह से आपको 3 स्टेटमेंट मिली आपको यहाँ पे। अब इन तीनों को मर्ज कर दो एक में ही, तो डी ए इज ग्रेटर देन टी एंड टी इज ग्रेटर देन ढोलक, तो टी इज ग्रेटर देन ढोलक एंड ढोलक इज ग्रेटर देन नाल, तो ढोलक इज ग्रेटर देन नाल। तो इस तरह से क्या बन गया, टोटल सीक्वेंस बन गया, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज प्लेड मोस्ट, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है डफली इज प्लेड मोस्ट, तो ये इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन अब लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, थोड़ा सा आपको ऐसे में थोड़ा सा आपको क्रिटिकली सोचना होता है। ये कैसे आएगी ये थिंकिंग, किसकी थिंकिंग, जो मैं 110 करूँगा ये आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ आएगी। इस तरह के क्वेश्चन आप देखिए इंटरनेट पे और भी मिलते हैं, कहीं आपको वहाँ से करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे अगर मैं इस क्वेश्चन को सोचूं तो कैसे होगा ये, तो देखिए दोस्तों, इस वाले की बात करूँ, इस वाले रीजन की, तो यहाँ पे क्या है, 3 और 4 दिए, तो 4 3 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो यहाँ पे 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर 36, यहाँ पे 7 5 12, 12 का स्क्वायर 144, वैसे ही 8 2 10, 10 का स्क्वायर 100, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 100, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, तो तो इस तरह से दोस्तों हमने क्या कर दिया है, मैथमेटिक्स वाले पोर्शन को इसमें कवर कर दिया है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, जो आपके दोस्त लोग और तैयारियां कर रहे हैं, तो जो मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करता हूं आप उनके साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए
वो भी अच्छे से तैयारियाँ कर पाएँ। तो और आई होप दोस्तों जो मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ वो मुझे लगता है कि कि मैं शायद इस कंटेंट के साथ थोड़ी सी जस्टिस कर पा रहा हूँ, थोड़े अच्छे से मैं इसको डिलीवर कर पा रहा हूँ। आप मुझे क्या कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कि क्या आपको जो ये मैं कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ क्या समझ आ रहा है आपको, या मुझे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। यदि मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप मुझे वहाँ लिख के बताइए कि कौन से सेक्शन में आपको लगता है मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्या मुझे करना चाहिए इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है। और साथ साथ में जितना भी मटेरियल इससे रिलेटेड है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पे मैंने अपने सोशल मीडिया का लिंक भी दे दिया है, अगर आप मुझे वहाँ पे फॉलो करना चाहते हो तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम कमीशन वाला सेक्शन आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। तो ओके, थैंक यू सो मच।